नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो लेसन में हम लोग क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक्सरसाइज 8B के बेसिक्स और एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो लेसन में एक्सरसाइज 8A से जुड़े हुए बेसिक्स एग्जांपल्स को समझा है। एक्सरसाइज 8A को फुल्ली सॉल्व भी किया है हमने। चलिए आज जानते हैं एक्सरसाइज 8B से जुड़े हुए बेसिक्स और सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स को हम लोग लिटरल्स के फॉर्म में अपने पिछले वीडियो लेसन में भी पढ़ चुके हैं। उनके बीच एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को भी हम लोगों ने समझ लिया है कि लिटरल्स के बीच मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, वो किस तरह से हम लोग करते हैं। लिटरल्स को वेरिएबल्स के रूप में भी डिफाइन किया जाता है। इन अलजेब्रा वी कम अक्रॉस 2 टाइप्स ऑफ सिंबल्स, नेमली कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अब वेरिएबल क्या है बच्चों, है ना। अलजेब्रा जो है, पूरे के पूरे अलजेब्रा में आप लोग 2 टर्म से गुजरोगे, वेरिएबल और कांस्टेंट से, है ना। इन्हीं दोनों पे पूरा अलजेब्रा जो है वो फॉर्म होता है। वेरिएबल एक ऐसा सिंबल है बच्चों विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज़, है ना, जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। ठीक, वेरिएबल एक ऐसा लिटरल है, एक ऐसा सिंबल है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, जिसको आप कोई भी वैल्यू कंडीशंस के अनुसार दे सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपने उस वेरिएबल का इस्तेमाल किस सिचुएशन में किया है, आप किस चीज़ के लिए उसे एज्यूम कर रहे हो, है ना। जैसे अगर आप साइड ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं, है ना, किसी स्क्वायर के साइड की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम साइड को x मानते हैं तो यहाँ x जो है वो स्क्वायर के साइड को डिनोट कर रहा है। अब स्क्वायर का साइज़ बच्चों जैसे जैसे बढ़ेगा, है ना, तो उसके साइड की जो लेंथ है वो बढ़ेगी और यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो चेंज होता चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ जो साइड ऑफ स्क्वायर है उसकी लेंथ फिक्स्ड नहीं है। जब तक हम उस स्क्वायर को फिक्स ना कर दें, है ना, किसी खास कंडीशन में ना बांध दें। अगर हम ये कहें कि एक ऐसा स्क्वायर जिसका एरिया जो है वो 400 स्क्वायर मीटर्स है, तो फिर उसके साइड की जो लेंथ होगी 20 मीटर वो फिक्स्ड हो जाएगी, और तब ये जो फिक्स्ड लेंथ है उसके साइड की, ये वेरिएबल नहीं होगा बच्चों, है ना। तब ये एक कांस्टेंट होगा क्योंकि उसका वैल्यू फिक्स्ड है। लेकिन हम अगर सिर्फ साइड ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं तो ये एक वेरिएबल होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे वैल्यूज़ हो सकते हैं। अलग अलग स्क्वायर्स के लिए उसके साइड की लेंथ जो है वो वेरी कर सकती है। एक्चुअली इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो हम दे सकते हैं। ओके, सिंबल जो है उसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और इसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो हम लोग लिटरल और वेरिएबल्स को सेम टर्म्स के रूप में लेंगे। बच्चों यहाँ आपको एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे मैंने स्क्वायर का एग्जांपल दिया, है ना, स्क्वायर के साइड की बात की मैंने, उसी तरह से यहाँ पर सर्किल को लेकर एक रिलेशन आपको बताया गया है। d इज इक्वल टू 2r, आप जानते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। और यहाँ हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। तो यहाँ पर 2 जो है बच्चों वो एक फिक्स्ड नंबर है, इसलिए ये एक कांस्टेंट है। वेयर एज लिटरल नंबर्स d एंड r डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सर्किल। अब जैसे जैसे सर्किल का साइज़ बढ़ेगा तो रेडियस उसकी बढ़ जाएगी, और रेडियस बढ़ेगा तो डायमीटर भी बढ़ेगा, है ना। तो d और r जो है वो इनफाइनाइट वैल्यूज़ जो है वो ले सकते हैं,
है ना, देयरफॉर दे में टेक ऑन वेरियस वैल्यूज, सो डी एंड आर वेरिएबल्स, और दो जो है यहाँ पर वो था कांस्टेंट। ओके, इसी तरह से पेरीमीटर भी बताया गया है आपको बच्चों, है ना। स्क्वायर का पेरीमीटर हम लोग जानते हैं कि ये होता है 4 टाइम्स साइड, तो यहाँ पे 4 जो है वो कांस्टेंट है, और साइड और पेरीमीटर के लिए जो एस और पी आ रहे हैं ये दोनों वेरिएबल्स हैं, है ना। यहाँ एक रिमार्क्स है बच्चों, इन सम सिचुएशंस लिटरल नंबर्स आर आल्सो ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट्स, इन सच सिचुएशंस इट इज़ प्री एज्यूम्ड दैट पार्टिकुलर लिटरल नंबर विल ओनली टेक अ फिक्स्ड वैल्यू। कुछ एक कंडीशंस बच्चों ये आगे आप फेस करोगे, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे सिचुएशंस में आप फेस करो कि लिटरल नंबर्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में, सिचुएशन में उसको लिटरल नंबर होते हुए भी एक फिक्स्ड वैल्यू ही होगा। हालांकि अभी इस सिचुएशन से आप नहीं फेस करोगे, आगे आप इस सिचुएशन को फेस कर सकते हो, तो वहाँ पर याद रखिए कि अगर ऐसा होता है तो वहाँ लिटरल नंबर होते हुए भी उसको एक सिर्फ सिंगल वैल्यू होगा। तो हमने इस तरह से वेरिएबल और कांस्टेंट को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम समझ सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफिनीशन को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए वेरिएबल और कांस्टेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी था, जो हम लोग कर चुके हैं। आइए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं। A combination of constants and variables connected by any one or more of the symbols plus, minus, into and division is called an algebraic expression। तो बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है ना। कॉम्बिनेशन का मतलब जब दो या दो से अधिक चीज़ों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है, तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का। अब सिर्फ कांस्टेंट और वेरिएबल्स इस कॉम्बिनेशन में बस ऐसे ही नहीं है, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना है ना, एक समूह। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हुए हैं? 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है, जो 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, उसमें से किसी भी एक सिंबल से अगर कांस्टेंट और वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों तो जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन मिलता है आपको, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और इसमें प्लस और माइनस दो साइंस, है ना, इनटू और डिवीजन की बात हम नहीं कर रहे हैं, प्लस और माइनस दो साइंस के द्वारा जो टर्म सेपरेटेड होंगे, है ना, और ये साइंस उस टर्म के राइट में होना चाहिए, है ना, लेफ्ट वाले साइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना। अब जैसे -3x + 5y अगर होता तो यहाँ पर जो -3x है उस माइनस को हमें नहीं देखना है, ठीक है। 3x के बाद जो प्लस या माइनस आएगा, मतलब जो राइट साइड जो उसके साइन मिल रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो प्लस और माइनस के द्वारा कितने टर्म वहाँ पे जुड़े हुए हैं उसको हम लोग देख लेंगे। तो जितने भी सेवरल पार्ट्स इस तरह से एक्सप्रेशन में हैं जो कि प्लस या माइनस से सेपरेटेड हैं, वो उस एक्सप्रेशन के टर्म्स कहलाते हैं। जैसे 2 एग्जांपल्स आप देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है 3x + 5y - 2xyz। इसमें 3 टर्म्स आप इजीली समझ सकते हो, 3x, 5y और -2xyz, है ना, -2xyz। ये 3 टर्म्स हैं बच्चों, 3x, 5y और -2xyz। यहाँ पे आप एक प्लस और एक माइनस देख रहे हो। जितने टर्म्स होंगे, है ना, याद रखिए जितने भी टर्म्स होंगे उससे एक कम वहाँ पर साइंस मौजूद होगा। अगर 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो उसमें 3 टर्म्स होंगे, अगर 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो 4 टर्म्स होंगे, 4 ऑपरेशन मौजूद है तो 5 टर्म्स होंगे, है ना। जैसे यहाँ एक प्लस और एक माइनस 2 ऑपरेशन हो रहा था तो यहाँ 3 टर्म्स हैं। अगला एग्जाम्पल बच्चों, 5x² - 6y³ + 8xy³ z - 9। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें 1, 2, 3, है ना, माइनस प्लस माइनस 3 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस मौजूद हैं, और 3 हैं तो टर्म्स होंगे कितने? 4। 5x² एक टर्म है, दूसरा टर्म है -6y³ और तीसरा टर्म है 8xy³ z और चौथा टर्म है
9। ओके, वेरी सिंपल। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि टर्म्स को समझने में आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप अच्छे से समझ चुके हो, है ना। ये क्या है, सिंपली एक कॉम्बिनेशन है प्लस माइनस इनटू और डिवीजन का, है ना। मतलब कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स इस फॉर्म में, मतलब इन सारे जो साइंस हैं उससे एक दूसरे के साथ अगर कनेक्टेड होते हैं तो जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हमें मिलता है उसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के वेरियस टाइप्स क्या हैं। मोनोमियल्स, है ना बच्चों। मोनो का अर्थ होता है एक, ठीक है, और बाई का अर्थ होता है दो, ट्राई का अर्थ होता है तीन, क्वाड का अर्थ होता है चार। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इसकी डिफिनीसन जो है वो क्या होगी। मोनोमियल्स का मतलब है बच्चों एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है। जैसे 3x एक सिंगल टर्म है, 5xy² एक सिंगल टर्म है, -2abc एक सिंगल टर्म है, -8 एक सिंगल टर्म है। इसलिए ये सारे जो भी टर्म्स हैं ये सारे मोनोमियल्स हैं। ओके, यहाँ पे कोई फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है प्लस या माइनस का, दोनों में से कोई भी यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि दो टर्म यहाँ हैं ही नहीं, ठीक है। ये प्लस या माइनस का यूज़ हम लोग तभी करते हैं जब हम एक टर्म के साथ किसी दूसरे टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लस और माइनस नहीं हो रहा है, मतलब ये सिंगल टर्म्स हैं और इसलिए ये मोनोमियल्स हैं। बाइनोमियल्स में आपको एक बार प्लस या माइनस नज़र आएगा दो टर्म्स के बीच में, है ना। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म मौजूद होते हैं और इसको बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे 6 - y 2x + 3y x² - 5x² yz। यहाँ आपको इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों कि प्रोडक्ट जो होगा, है ना, जैसे 5x² yz, इसको कभी गलती से 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करके इसको टर्म्स के रूप में आप मत समझ लीजिएगा। मैंने बताया है कि टर्म्स तभी होंगे जब वो प्लस या माइनस साइन से बाइफर्केटेड हो। प्रोडक्ट या डिवीज़न जो है बच्चों वो एक सिंगल टर्म ही एक्सप्रेस करता है। ओके, तो 5x² yz अपने आप में एक सिंगल टर्म है, 3y एक सिंगल टर्म है। ट्राइनोमियल्स सिमिलरली इसमें 3 टर्म्स होंगे बच्चों और आपको दो मैथमेटिकल ऑपरेशन नज़र आएगा प्लस और माइनस का, है ना। या तो एक प्लस माइनस होगा या दो माइनस साइंस होंगे या एक माइनस और प्लस साइंस होंगे, ठीक है। जैसे 2 + x - y a + b + c x³ - y³ + z³, 6 + xyz + x² एट्सेट्रा। ये सभी जो हैं वो क्या हैं, ट्राइनोमियल्स हैं। इसी तरह क्वाड्रिनोमियल्स में 4 टर्म्स होंगे, है ना, जैसे x² + y² + z² - xyz। ये एक क्वाड्रिनोमियल है। x³ + y³ + z³ + 3xyz, ये भी एक क्वाड्रिनोमियल है। तो बच्चों जितने टर्म्स उस आधार पे उसका जो नोमेनक्लेचर है वो हो रहा है। पांचवा पॉलिनोमियल्स, है ना। पॉलिनोमियल्स का मतलब पॉली मतलब बहुत सारे। तो यहाँ पे पता नहीं है कि कितने टर्म, बस ये होना चाहिए कि दो या दो से ज़्यादा टर्म होने चाहिए पॉलिनोमियल्स के लिए। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स इज नोन एज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर दो टर्म होंगे बच्चों तो ये बाइनोमियल तो है ही, लेकिन उसको हम लोग पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ओके, तो दो टर्म हो या दो से ज़्यादा टर्म हो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। एक टर्म होगा बच्चों तो वो हमेशा मोनोमियल कहलाएगा, याद रखिएगा। दो टर्म हो या दो से अधिक टर्म हो तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। अब आते हैं फैक्टर्स पे। फैक्टर आपको पता है, आप फैक्टर के बारे में आई थिंक क्लास 5 से ही आप पढ़ते आ रहे हो, है ना। अगर आप डिवीज़न जानते हो तो आप फैक्टर्स को भी जानते होगे। किसी भी नंबर का फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिससे जो गिवन नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है ना। कहने का मतलब रिमाइंडर 0 हो जाता है। ओके, तो ये फैक्टर्स यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मामले में भी बच्चों अपना रोल प्ले करते हैं। चूँकि यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस
आ रहे हैं तो यहाँ फैक्टर्स भी आएंगे। व्हेन टू और मोर नंबर्स एंड लिटरल्स आर मल्टीप्लाइड, है ना, दो या ज़्यादा नंबर्स और लिटरल्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है, देन ईच वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, या तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 इंटू 3 कर रहे हैं तो 2 भी जो है वो 6 का फैक्टर होगा और 3 भी जो है वो 6 का फैक्टर होगा। ठीक उसी तरह से अगर 2 इंटू 3 इंटू एक्स कर रहे हैं बच्चों तो ये प्रोडक्ट आएगा 6x, और यहाँ पे 2 जो है वो 6x का फैक्टर है, 3 जो है वो 6x का फैक्टर है और x भी जो है वो 6x का फैक्टर है, 6 भी 6x का फैक्टर है। कहने का मतलब प्रत्येक टर्म उसमें जो है वो पूरे प्रोडक्ट का वो फैक्टर कहलाएगा। कांस्टेंट फैक्टर जो है बच्चों वो होता है उसमें ऐसा टर्म जो कि कांस्टेंट आ रहा है उसमें, जैसे 2 इंटू 3 इंटू एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 और 3 जो हैं वो क्या है, कांस्टेंट फैक्टर हैं 6x के, जबकि x जो है वो 6x का क्या होगा, लिटरल फैक्टर होगा, है ना। तो जितने भी कांस्टेंट फैक्टर आ रहे हैं उस प्रोडक्ट में वो कांस्टेंट फैक्टर कहे जाएंगे, और जो सिंबल्स आ रहे हैं, जो लेटर्स आ रहे हैं, लिटरल्स आ रहे हैं, उसको हम लोग लिटरल फैक्टर बोलेंगे। वेरी सिंपल। कुछ एग्जांपल्स देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 5x² y, यहाँ पे 5 जो है ये इसका न्यूमेरिकल फैक्टर है, x² और y दो अलग अलग इसके जो फैक्टर्स हैं, ये दोनों इसके लिटरल फैक्टर्स हैं। ओके, और यहाँ पे एक बात मैं और आपको बता दूं बच्चों, यहाँ आपको हालांकि ये नहीं बताया जा रहा है लेकिन आप ये जानो कि x² y भी एक सिंगल टर्म के रूप में कंसिडर हो सकता है और ये 5x² y का एक फैक्टर हो सकता है ना। सिर्फ 5x² और y, 5x² y के फैक्टर्स नहीं हैं, इसका एक फैक्टर x² y भी हो सकता है या पूरा का पूरा 5x² y भी 5x² y का एक फैक्टर है। ओके, और 1 जो है वो किसी भी टर्म का फैक्टर होता है, इसी तरह से किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी एक फैक्टर 1 होगा। ओके, याद रखिए। इन -xy द न्यूमेरिकल फैक्टर इज -1। अगर आपको किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, है ना, किसी टर्म में अगर आपको कांस्टेंट नज़र नहीं आता है तो याद रखिए, अगर वो निगेटिव टर्म है तो उसमें जो न्यूमेरिकल फैक्टर है उसका वो -1 है, और अगर वो पॉजिटिव है ना, तो उसका न्यूमेरिकल फैक्टर +1 है। ओके, और बाकी जो बच जाते हैं वो सब उसके लिटरल फैक्टर्स होंगे। कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट बच्चों फैक्टर्स को समझने के बाद कोएफिशिएंट को समझना वेरी इजी। आपने एक प्रोडक्ट किया नंबर्स और लिटरल्स का, इसमें एनी ऑफ द फैक्टर्स इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। इसमें से अगर एक फैक्टर को हम निकालते हैं तो जितने टर्म बच जाते हैं, या ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट में से अगर एक फैक्टर को हम निकालते हैं तो जितने भी उसके टर्म्स बच जाते हैं वो निकाला गया प्रोडक्ट जो है वो क्या कहलाता है, बाकी जो बच गया प्रोडक्ट है ना उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल्स के जरिए ये अच्छे से समझ में आएगा आपको। इन 5xy में अगर हम बात करें कि y का कोएफिशिएंट क्या है ना, तो इसका मतलब हम y को इससे अलग कर रहे हैं, तो बच क्या जा रहा है, बच रहा है 5x। तो उस टर्म को निकालने के बाद जो भी बच गया है ना वो उसका क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। तो y का कोएफिशिएंट है 5x, है ना। और x के कोएफिशिएंट की बात करें तो ये क्या है 5y, और अगर 5 के कोएफिशिएंट की बात करें तो ये क्या होगा xy। ओके, -7xy² में अगर हम लोग x के कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो ये x को निकाल दीजिए, बचता है -7y², तो ये हो जाएगा -7y²। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ y², तो y² को निकालिए तो क्या बचता है -7x। तो इस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ y² जो है वो हो जाएगा -7x। इन -x द कोएफिशिएंट ऑफ x इज -1।
ठीक है, तो मैंने कहा था अगर आपको कोई कांस्टेंट टर्म नज़र नहीं आता है किसी टर्म में तो वहाँ पर वो या तो 1 हो सकता है या -1 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो टर्म है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ निगेटिव मतलब -x है तो यहाँ पे -1 इसके साथ लगा हुआ है, ये मान के चलिए। तो x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। और इसमें अगर -1 का कोफिशिएंट हम बोलते तो वो क्या होता, x होता। ओके। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बच्चों किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ऐसा टर्म है जिसमें आपको उसके साथ प्रोडक्ट या डिवीज़न के रूप में लिटरल नंबर नहीं दिख रहा हो, है ना। याद रखिए, उस टर्म के साथ ना तो किसी वेरिएबल का प्रोडक्ट होना चाहिए ना किसी वेरिएबल का डिवीज़न होना चाहिए, वो बिल्कुल प्लस या माइनस साइन के साथ बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, उसमें वेरिएबल टर्म होना ही नहीं चाहिए। तो जैसे एक्सप्रेशन 3x + 5 की बात करें तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसके साथ x मौजूद नहीं है। इन द एक्सप्रेशन x² + y² - 4/5, तो कांस्टेंट टर्म इसमें -4/5 हो गया, है ना। वेरी सिंपल। अब आते हैं लाइक टर्म्स पे। लाइक टर्म्स जो होते हैं बच्चों वो ऐसे टर्म्स हैं जिसमें कि लिटरल फैक्टर्स जो है ना वो बिल्कुल सेम हो, मतलब सिंबल्स जो आ रहे हैं, जो लेटर्स आ रहे हैं वो भी सेम हो, और उसमें जो उसके एक्सपोनेंट आ रहे हैं, पावर आ रहे हैं, वो भी सेम हो। पावर में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और जो बेस है मतलब जो लिटरल नंबर का बेस है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। और अनलाइक टर्म्स इसके अपोजिट, अगर कोई डिफरेंस आ जाता है दो टर्म्स के बीच में, या तो पावर्स का डिफरेंस आ जाए या लिटरल नंबर्स का डिफरेंस आ जाए। कांस्टेंट में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट में डिफरेंस हो भी और बाकी सब कुछ अगर सेम हो, पावर सेम हो, बेस सेम हो, तो वो लाइक टर्म्स ही होंगे, ठीक है। कांस्टेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किससे पड़ता है, या तो बेस चेंज हो जाए किसी वेरिएबल का उसमें, या वेरिएबल सेम हो लेकिन पावर चेंज हो जाए। आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल में। जैसे इन द एक्सप्रेशन 6x² + 5xy² - 8xy - 7yx², यहाँ पे वी हैव 6x² एंड -7yx² एज लाइक टर्म्स। देखिए ध्यान दीजिए, भले ही 6 और -7 दो अलग अलग हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भले ही अलग हो, है ना, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स हैं, जो वेरिएबल टर्म्स हैं इसमें, उसमें सबसे पहले तो देखते हैं कि एक्स वाई दोनों में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बेस सेम होना चाहिए, है ना। तो x और y अगर इसमें है तो यहाँ भी x और y मौजूद है। अब यहाँ देखते हैं कि x पर 2 पावर है तो यहाँ भी x पर 2 पावर है होना चाहिए, जो कि है। y पर सिंगल पावर है 6x² में, तो -7yx² में भी y पे सिंगल पावर होना चाहिए, जो है। तो बिल्कुल वेरिएबल्स बिल्कुल सेम होने चाहिए हर मामले में। कांस्टेंट जो है वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट डिफर करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए 6x² और -7yx² जो है वो लाइक टर्म्स हैं, जबकि 5xy² और -8xy जो है वो अनलाइक टर्म्स हैं बच्चों। ओके, ठीक इसी तरह से 3y² -5y² और 80y² ये भी लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सेम है, y है, और एक्सपोनेंट भी तीनों में सेम है। थर्ड, 5xy² और 5x² आर अनलाइक टर्म्स। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए x y दोनों में मौजूद है, लेकिन मैंने कहा कि ये सिर्फ एक दो कंडीशन हैं बच्चों। ये दो कंडीशन में से सिर्फ एक कंडीशन पूरा हो रहा है कि वेरिएबल सेम है, लेकिन बात सिर्फ इतने से नहीं बनती, वेरिएबल के पावर्स भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे x का 1 पावर, जबकि यहाँ पे x का 2 पावर, यहाँ y का 2 पावर, तो यहाँ y का 1 पावर, इसलिए ये लाइक टर्म्स नहीं है, और ये क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना। तो आप कहेंगे कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स आते हैं और वेरिएबल का कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो फिर हम उसका वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का तो वैल्यू निकलेगा ही नहीं। बच्चों आप गलत नहीं हो, आप सही हो, लेकिन
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू उस कंडीशन में निकलेगा अगर हम उसमें जो भी वेरिएबल्स मौजूद हैं, लिटरल नंबर्स मौजूद हैं, उसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दें तो, है ना। अगर हम ये बता दें आपको कि इसमें x का मान क्या है, y का वैल्यू क्या है, तो फिर आप क्या करोगे, उसका वैल्यू जो है सब्सटीट्यूट करोगे वहाँ पर उसकी जगह, है ना। इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन, है ना। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग द लिटरल्स बाय देयर न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे जो वेरिएबल्स टर्म्स हैं, लिटरल टर्म्स हैं, उसको सब्सटीट्यूट करते हैं उनके रियल वैल्यूज़ के साथ जो गिवन होता है क्वेश्चन में, है ना। और उसके बाद जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो बन जाता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को एक क्लास 5-6 का बच्चा, क्लास 5 का 4 का बच्चा भी जो है वो आराम से सॉल्व कर सकता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किसको नहीं आता, है ना। तो हमें क्या करना है, बस उसके वैल्यूज़ पुट कर देने हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल को सॉल्व करने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जो आपने रूल पढ़ा, जो आपने कॉन्सेप्ट लिया, जो आपने थ्योरी पढ़ी, ये तब तक आपको क्लियर नहीं होगा जब तक आप एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करते हो। और चैप्टर में जाने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्जाम्पल्स ज़रूर वर्कआउट करना चाहिए, है ना। ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम मजबूत कर देता है और आप एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए 100% रेडी हो जाते हो। तो चलिए चलते हैं पहले एग्जाम्पल पे। यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है, y का वैल्यू दिया गया है, z का वैल्यू दिया गया है। वैल्यू निकालना है किसका, x³ + y³ + z³ - 3xyz का। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है। सब्सटीट्यूटिंग लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग x = 1, y = -2 एंड z = 3। जो दिया हुआ है उसको सब्सटीट्यूट कर जो है वो गिवन एक्सप्रेशन हमें क्या मिलता है, वी गेट, वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाता है। ये है 38। वेरी इजी। ठीक इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, 3xy⁴ - 15x² y + 4z। यहाँ पे वही सारा वैल्यू है बच्चों आपको, है ना। एक क्वेश्चन में 2 सवाल दिए गए थे, है ना। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग लिखेंगे, x y z का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम उसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ मुझे कुछ गाइड करने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट बच्चों अगर होता है माइनस इंटू माइनस तो ये हो जाता है प्लस, ठीक है। प्रोडक्ट में अगर सेम साइंस आते हैं, प्रोडक्ट में अगर 2 साइन सेम हो जाएं, या तो दोनों माइनस हो जाएं या दोनों प्लस हो जाएं, तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है वो प्लस होता है। और प्रोडक्ट में अगर 2 डिफरेंट साइंस आएँ, मतलब एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, या एक माइनस हो और दूसरा प्लस हो, तो रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो हमेशा निगेटिव आता है, माइनस आता है, इतना याद रखिए। उसी का यूज़ आप लोग यहाँ पे करेंगे, है ना। इसी का यूज़ आप लोग यहाँ पे करेंगे। बाकी बात मुझे कुछ गाइड करने की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं, ये बहुत आसान है। दूसरा एग्जांपल, इसमें हमें मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को फॉलोइंग एक्सप्रेशंस में पहचानना है। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, बहुत ईजी है ना। पहला टर्म जो है बच्चों -3xyz, ओनली एक टर्म है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मौजूद है, दिख रहा है आपको। तो जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट नज़र आए वो मोनोमियल होगा। दूसरा जो है, इसमें प्रोडक्ट तो है लेकिन आपको साथ ही साथ प्लस और माइनस भी नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं कि कितने प्लस और माइनस हैं, 2 प्लस और माइनस हैं, तो ये एक ट्राइनोमियल होगा। यहाँ 3 टर्म्स जुड़े हुए हैं। तीसरा -7, ये एक कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, मोनोमियल है, और इसमें वेरिएबल है नहीं, ठीक है, लेकिन मोनोमियल तो है ही ये, है ना। मोनोमियल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें वेरिएबल हो, तो -7 जो है वो एक मोनोमियल है, सिंगल टर्म है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको 4 टर्म्स नज़र आ रहे हैं, प्लस प्लस माइनस से जुड़े हुए, तो ये एक क्वाड्रिनोमियल है। पाँचवा x + 5, ये एक बाइनोमियल है। छठा 6a³ b³, है ना, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, ओनली प्रोडक्ट मौजूद है, ये एक मोनोमियल है, ठीक है। लास्ट एग्जांपल, राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ, है ना। यहाँ हमें कोएफिशिएंट बताना है उस टर्म का जिसके विषय में पूछा जा रहा है। जैसे 9xy में आपको कोएफिशिएंट बताना है x का, तो x को निकाल दीजिए, बचता है 9y, है ना।
तो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा 9y। दूसरा a इन -7abc, तो -7abc में से a को निकाल दीजिए तो बचता है -7bc, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ a जो है वो हो जाएगा -7bc। थर्ड, कोएफिशिएंट ऑफ xyz इन -xyz इज़ -1, है ना। मैंने बताया कि अगर कोई कांस्टेंट आपको नज़र नहीं आ रहा है तो वहाँ पे हमेशा 1 जो है वो मल्टीप्लाइड होता है, हिडन होता है, ठीक है। मतलब 1 के साथ अगर कभी हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो इसको हिडन रखा जाता है। आप जानते हैं कि 1 को लिखा नहीं जाता है, लेकिन 1 है ना वहाँ पे, है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ xyz अगर पूरा टर्म ही हम ले लेते हैं, कोई भी टर्म हो, अगर पूरा का पूरा टर्म ही हम ले लेते हैं तो याद रखिए कि उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 होगा। अब चूंकि यहाँ माइनस भी है तो 1 के साथ हमें माइनस भी लगा देना है, तो ये हो जाएगा -1। कोएफिशिएंट ऑफ b इन -abc इज़ -ac, है ना। b को निकाल लेते हैं तो बचता है -ac, इसलिए b का कोएफिशिएंट जो है वो हो जाएगा -ac। तो ये जो एक्सरसाइज है बच्चों, जो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेसन में, वो बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि सारे टर्म्स को हम लोगों ने इस वीडियो लेसन में बहुत अच्छे से समझा है ना। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस वीडियो लेसन में या इसके बाद अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हो और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आपका स्वागत है हमेशा मेरी ओर से। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 7633957792। आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अपना प्यार अपने इस चैनल के साथ अपने सब्सक्रिप्शंस, लाइक, शेयर्स और कमेंट के रूप में बनाए रखिए। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए दीजिए अपने बड़े भाई को इजाज़त। लव यू ऑल, बाय।